you will be responsible for your academics. Okay, so so 7 बज गए हैं. Without wasting our time, we will just start the lesson. Okay, sorry, just just tell me whether my presentation is visible or not. I'm presenting my screen now. Presentation is visible. ओके, चलो ठीक है. सो कल हमने यहाँ तक इस चैप्टर को देख लिया था. एग्जाम्पल 3.4 जो है वो हम इस क्लास में लेने वाले हैं. ठीक है. सो व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ थ्री particles are given by. So x1, that is vector, that is 5i plus 5j meters, and x2 is 5 5ti plus 5tj meters, and x3, vector x3 is 5ti plus 10t square j m as a function of time t. डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है. सो प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिए कि मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो मुझे शंकर मोरे लेफ्ट ऐसे करके आया था. प्रेजेंटेशन इज विजिबल? प्लीज कंफर्म. ओके, गुड. ठीक है. सो देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं और पूछा क्या है? दे हैव आस्क्ड अस टू डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन हम जिसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन हम यहाँ पे एज एक ही कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग दैट, ऑल्दो दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट, बट पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट को हम एक ही मान के चल रहे हैं. तो यहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं और उनका हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है. बराबर. सो अगर हम पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं, सो क्या मिलेगा हमें? हमें वेलोसिटी मिलेगी. और वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा. बराबर. सो यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 3 डिफरेंट वेलोसिटीज मिलना चाहिए और 3 डिफरेंट एक्सेलरेशन मिलना चाहिए. बराबर. हर एक वेक्टर, हर एक क्वांटिटी के लिए हर एक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमें मिलना चाहिए. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड आउट. और इसका जो यूनिट है दैट इज एसआई यूनिट. एसआई यूनिट यानी कि हम मीटर में ही इसे रख सकते हैं. ठीक है. सो टू फाइंड आउट द velocity for the first vector quantity or the first position vector, what we will do, we will just simply differentiate or find out the derivative of the first position vector, that is x1 is equals to 5i plus 5j. And remember that I and j are unit vectors. okay, ये क्या होते हैं? ये डायरेक्शन के लिए हमें डायरेक्शन डिनोट करने के लिए यहाँ पे हमें दिए होते हैं, जो कि मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था आई और जे का क्या मीनिंग होता है. ओके. सो लेट अस सी. अभी हमें क्या करना है? वेलोसिटी निकालना है. वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो डिफरेंशिएशन यानी क्या, या फिर डेरिवेटिव यानी क्या, कि मैंने आपको कल भी बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब अगर वो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, सो देन वी कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. ठीक है. लेकिन अगर आप यहाँ पे x1 में देखेंगे, सो x1 में t की कोई टर्म नहीं है. t की कोई टर्म नहीं है मतलब क्या? कि टाइम के साथ ये वैल्यू नहीं हो रहा है. दिस वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर. समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे वेरिएबल t नहीं है, मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. सो इट्स डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी जीरो. सो वेलोसिटी इज जीरो. ओके. x1 does not depend on time t, thus the particle is at rest. मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है तो वो पार्टिकल कैसा है? वो पार्टिकल एट रेस्ट है. ठीक है. इसी तरह से हम v2 निकालेंगे. v2 किस तरह से निकालेंगे? वी विल डिफरेंशिएट x2 और वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे x2 में 5ti प्लस 5tj यहाँ पे लिखा गया है. बराबर. सो यहाँ पे मतलब ये जो x2 वेक्टर है, दैट वेक्टर इज चेंजिंग और इट इज, और वी कैन सिंपली फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है. सो 5t का जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है 5, एंड
both the quantities are 5t, so the differentiation will be 5 for both of them. Okay, so V2 is going to be 5i plus 5j. Okay, V2 is going to be 5i plus 5j. अभी आपको एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि सर डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालना है, कि 5t का डिफरेंशिएशन 5 आता है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, ठीक है। सो ये जो डिफरेंशिएशन आपका जो चैप्टर है मैथमेटिक्स 2 में, आई थिंक वो होने के बाद में दिस विल बी द इजीएस्ट थिंग फॉर यू टू फाइंड आउट। ओके, मतलब ये बहुत ही बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन है, आपको इससे भी हार्ड लेवल का डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है उस चैप्टर में, सो डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, जस्ट रिमेंबर 5t का जो डिफरेंशिएशन है वो 5 रहेगा, 10t का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 10 रहेगा, मतलब t निकल जाता है, एक t निकल जाता है, याद रखिए। ओके, चलिए, सो V2 डज नॉट चेंज विथ टाइम। देख लीजिए, अभी V2 तो हमें मिल गया, लेकिन हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। देखिए, हमने V1 हमने x1 क्वांटिटी का एक्सेलरेशन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली जीरो ही रहेगा ना। सो यहाँ पे वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है फॉर दिस पर्टिकुलर वेक्टर x1। ओके, एंड फॉर द second vector, that is x2, we have velocity. See, we have some velocity in vector form, but it is not changing with time। मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आता है दैट इज जीरो। ये मैंने आपको कल अच्छे से स्लोप वगैरह ड्रॉ करके समझाया है, बराबर। सो एक्सेलरेशन फॉर V2 इज गोइंग टू बी जीरो, दैट मींस A2 इज जीरो। A1 तो डिफाइन ही नहीं होगा, A1 वोंट बी डिफाइंड, ठीक है। तो अभी V2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड रूट ऑफ देयर समेशन। ओके, सो 5√2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ V2, that is velocity 2. Similarly, we can find out the value of theta as well. See, tan theta is equals to y by x, or the coefficient of j by coefficient of 5 here. Okay, so tan theta is equals to 5 by 5 is equals to 1, और theta is equals to 45। ठीक है, सो अगर हम tan इनवर्स का आपको लॉगरिथमिक ट्रिगोनोमेट्री में सिखाया गया होगा कि अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, देन यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। सो थीटा इज गोइंग टू बी 45, thus the direction of V2 makes an angle of 42 to the horizontal. Now see, this is suppose a horizontal axis, okay, and this is vertical axis. So let us suppose this is a vector V2, okay, this is a velocity vector V2, then its angle is measured from this axis, that is x axis। okay, जो horizontal axis रहेगी पॉजिटिव की, उससे वो एंगल थीटा मेजर किया जाता है। सो इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्रीज है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अभी मूव टू द थर्ड वेक्टर क्वांटिटी। देख लीजिए, थर्ड वेक्टर क्वांटिटी में क्या दिया गया है, x3 इज इक्वल्स टू क्या है, 5ti प्लस 10t स्क्वायर j। अभी i और j में आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यू कैन निग्लेक्ट देम फॉर इंस्टेंस, मतलब उनका इतना सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, दे आर देयर जस्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, V3 फाइंड आउट करना है। V3 यानी क्या, वेलोसिटी 3, वेलोसिटी फॉर द थर्ड पोजीशन वेक्टर। सो अगेन डिफरेंशिएट द x3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मैंने जैसे कि आपको बताया था 5t का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 5 रहेगा, और 10t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, वो जो 2 है, t स्क्वायर का 2 है, वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 रहेगा 20, और एक t चला जाएगा तो रहेगा 20t। सो V3 क्या हुआ हमारा, V3 विल बी 5i प्लस 20tj। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे t अब प्रेजेंट है, मतलब the velocity V3 is also changing with respect to time, so we can find out the acceleration for this also। okay, so first of all we will find out the magnitude of velocity 3 और the V3। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 20t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये रहा उसका मैग्नीट्यूड। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे होगा, वो मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t आ गया है। सिमिलरली थीटा विल आल्सो चेंज, एंगल विल आल्सो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन इसका सिंपली क्या करना है, हमें डेरिवेटिव ले लेना है या फिर डिफरेंशिएशन करना है। V3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा,
a3 आएगा, दैट इज एक्सेलरेशन आएगा। सो 5 का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, i को भूल जाओ, j को भूल जाओ डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है। सो 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। और 20 t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 20 आएगा, t निकल जाएगा, ठीक है। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ v3 इज 20j ओनली, और 20j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Thus the particle 3 is getting accelerated along y-axis at 20 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो ये एक्सेलरेशन का वेक्टर दिखाई दे रहा है, और वो किस डायरेक्शन में है, दैट इज इन द y-axis, दैट इज इन द, और दैट इज अलोंग द y-axis। यहाँ पे j आया है ना, सो j क्या इंडिकेट करता है, j इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, ओके ओके, आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम। सी यहाँ पे क्या है, जे डिनोट किया है, मतलब कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस। कंसीडर आई फॉर एक्स डायरेक्शन, ओके, आई फॉर एक्स डायरेक्शन एंड जे फॉर वाई डायरेक्शन, ये आप ध्यान में रखिए। तो संकल्प का सवाल था कि सर 10t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, बराबर। 10t स्क्वायर का, देखो 10t स्क्वायर का क्या करना है, अभी आपको मैं बता ही देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, चलिए। डिफरेंशिएशन के लिए एक मैंने नई विंडो खोल ली है यहाँ पे। वैसे तो हम मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर द फिजिक्स पर्पस, ठीक है। देखिए अगर आपको 5t का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे t के सर पे कितना है, टी रेस टू कितना है, 1 है, बराबर, टी रेस टू 1 है। सो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 ही आएगा, और एक टी को कैंसिल कर दीजिए, मतलब वही टी कैंसिल हो गया, तो हमारा डिफरेंशिएशन फाइनली क्या आया, 5 ही आया। अभी मान लीजिए कि मेरे पास 5t स्क्वायर है, 5t स्क्वायर है, तो ये जो सर पे 2 है ना, इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 10, लिख दिया मैंने 10। और टी स्क्वायर में से मैं एक टी निकाल दूंगा, तो कितना बचेगा, टी बचेगा, 10t। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, बहुत ही इजी है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 4t रेस टू 4, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, 4t रेस टू 4, what is the differentiation of, or what is the derivative of 4t raised to 60t नहीं, 16t नहीं, 16t क्यूब, यस 16t क्यूब, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा 16, और t रेस टू 4 में से एक t चला जाएगा तो t क्यूब रहेगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन फॉर particular this type of question, okay, there are lots of types of differentiation, we will see that in the mathematics, okay. So we have found out the acceleration three also. So मुझे आप बताइए कि हमको x1 का और x2 का एक्सेलरेशन क्यों नहीं मिला, बताइए, हमें सिर्फ x3 का ही एक्सेलरेशन मिला, व्हाट इज द रीजन, कैन एनीवन टेल। इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आ गया है। If you want to turn on your mic, you can put your name in the chat box. I will allow you to turn on your mic if you wish to give the answer. Okay, because time is changing in x3. No, that should not be the proper reason. Let us see. मुझे आपको समझाना यह है कि डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब वो क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी हो रही है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन हम t3 का क्यों, x3 का क्यों निकाल पाए, क्योंकि x3 की जो वेलोसिटी थी, x3 की वेलोसिटी v3 जो थी, दैट वाज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सी, it is changing with respect to time na, v3 is changing with respect to time, so that we could find out the differentiation of velocity, and that's why we got the acceleration, okay. So अगर velocity यहाँ पे देखिए, ये जो velocity है v2, इसमें कहीं पे भी आपको t दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, because it is not changing with respect to time. So in such case we cannot find out the differentiation. कोई भी constant का differentiation जीरो ही आता है, okay, जीरो ही आता है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ठीक है। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट traveling in a plane with uniform acceleration. Now we have derived equation of motions for an object in rectilinear motion in section 3.2, ठीक है। We will now derive similar equations for the particle moving with uniform acceleration in 2 dimensions. Let us initial velocity of the object be
what is that? 20t/5. Okay, 20t by where it is? Are you asking about this one? Are you asking about this one? Yeah. So this is just for angle. This is for angle. Okay. दिस इज फॉर एंगल. हमने डिफरेंशिएशन कैसे कैसे निकाला? इसका डिफरेंशिएशन किया और डायरेक्टली ये क्वांटिटी आ गई. These two steps are not included in the differentiation. These two steps are not included in the differentiation. This step is for magnitude of that velocity and angle of that velocity vector. We directly find out differentiation here only. Okay, कंफ्यूज मत हुई है. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी तो उसका हमें क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड भी मिलता है और एंगल भी मिलता है. पता है ना आपको? सो मैंने यहाँ पे क्या किया? v3 का मैग्नीट्यूड निकाला और एंगल निकाला और उसके बाद में डिफरेंशिएशन करके मैंने a3 निकाला है, फिर एक्सेलरेशन निकाला. ठीक है, चलो. एंड अगेन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज शोइंग द डायरेक्शन. इट इज डायरेक्टेड इन द y along the y axis. ओके, सो हमने 3 इक्वेशंस फाइंड आउट किए थे रेक्टिलिनियर मोशन के लिए. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन वाज लाइक आई थिंक v is equals to u plus at, correct? And the second equation was like what was it? Let me just check it out. S is equals to ut plus 1 by 2 at square. That was the second equation. And third equation for was v square is equals to u square plus 2as. हमने ये 3 इक्वेशंस मोशन के लिए फाइंड आउट किए थे फॉर द रेक्टिलिनियर मोशन. करेक्ट. अभी हमें वही सेम 3 इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं फॉर द मोशन इन प्लेन. ठीक है, सो इसमें क्या रहेगा? इसमें इनिशियल वेलोसिटी एज अ वेक्टर रहेगी, फाइनल वेलोसिटी भी एज अ वेक्टर रहेगी. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ रेक्टिलिनियर इक्वेशन. यू कैन राइट इट डाउन. ओके, सो इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि v and u and a these are वेक्टर क्वांटिटीज और उसमें क्या था? उसमें स्केलर क्वांटिटीज थी ये तीनों. ठीक है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन आप लिख लीजिए. फर्स्ट इक्वेशन फॉर मोशन इन अ प्लेन. फर्स्ट इक्वेशन फॉर मोशन इन अ प्लेन. ऐसे हेडिंग डालिए और ये इक्वेशन लिख लीजिए. चलिए, सिमिलरली आपको सेकेंड इक्वेशन भी उसी तरह से मॉडिफाई करना है. s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1 बाय 2 at स्क्वायर. यहाँ पे भी s u एंड a these 3 आर वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, चलिए लिख लिए दोनों इक्वेशंस. हैव यू रिटन द बोथ ऑफ द इक्वेशंस? प्लीज लेट मी नो. बी क्विक. देखिए, आप लोगों को इक्वेशन लिख के लेने ही है. ओके, संकल्प ने लिख लिए. बाकी लोग, अगर मैं जब पढ़ा रहा हूं तब तुम इक्वेशन नहीं लिखोगे तो आपको दिक्कत होगी. आप जब सेल्फ स्टडी करना चाहोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं कौन सा इक्वेशन लिखूं, ये इक्वेशन लिखूं या फिर वो इक्वेशन लिखूं. मैं आपसे सिर्फ वही इक्वेशन लिखवा रहा हूं जिसकी कि आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो वो इक्वेशन आपको लिख लेने हैं. और वो जितने सारे मैंने इक्वेशन आपको लिख के दिए हैं वो सारे आपको प्रिजर्व करने हैं. मतलब आपने ऐसे सिस्टमेटिकली लिखे हुए होने चाहिए एक नोटबुक में. फिजिक्स चैप्टर 3, these आर द इक्वेशन फॉर दिस टॉपिक. हर एक इक्वेशन के लिए उसका पर्टिकुलर हेडिंग रहना चाहिए कि ये इक्वेशन किस चीज के लिए है, कौन सी चीज फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं. ठीक है, अगर इस तरह से जाएंगे तो ही आपको फिजिक्स आसान जाएगा. प्लीज रिमेंबर, यू आर नॉट इन द 10th स्टैंडर्ड नाउ, यू आर इन द 11th स्टैंडर्ड. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं ज्यादा भाषण दिए बगैर. सो जो थर्ड इक्वेशन था हमारा, थर्ड इक्वेशन की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर यहाँ पे डिराइव नहीं किया गया है. ठीक है, सो अभी हम थोड़ा सा इन दो इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं. पहला इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at जो था वो किस लिए था? दैट वाज फॉर द वेलोसिटी एंड द सेकंड इक्वेशन वाज फॉर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो या फिर वेलोसिटी हो, ये कैसे है? दे आर वेक्टर क्वांटिटीज. दैट मींस दे आर चेंजिंग इन बोथ द डायरेक्शंस. ओके, सो लेट अस सी
मान लीजिए कि ये मेरे दो एक्सिस है, एक्स एंड वाई, ओके, सी एक्स एंड वाई। सो मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो कर रहा हूं, मान लीजिए कि पुश कर रहा हूं ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे जाके वो सेटल हो गया है, ऐसा पकड़ लीजिए, ठीक है। या फिर इसकी ये जो है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी v एंड इट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन द वाई डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में भी उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। सो उसके लिए मैं कुछ एक्स डायरेक्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं। ये जो मैं रेड में यू लिख रहा हूं ना, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर एक्स, ठीक है। और ये जो मैं ग्रीन में, सॉरी ब्लैक में यू लिख रहा हूं, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर वाई। देखिए मतलब दोनों दोनों डायरेक्शन में अगर उसको जाना है तो इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली एट सर्टन पॉइंट वो जाके क्या हो जाएगा, उसको फाइनल वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। सो द वेलोसिटी इन रेड कलर एंड द वेलोसिटी इन ब्लैक कलर दैट शोज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो इनिशियल वेलोसिटीज रहेगी, दो फाइनल वेलोसिटीज रहेगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। और यहाँ पे यही दिया गया है कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, मतलब velocity in x direction will be dependent on initial velocity in x direction plus acceleration in x direction multiplied by t। t तो सेम ही रहेगा, टाइम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो सिमिलरली फॉर y डायरेक्शन vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी इन y डायरेक्शन दैट विल बी डिपेंडेंट और दैट विल बी द एडिशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय t। इस तरह से दो क्वांटिटीज पे यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है। सिमिलरली वी कैन स्प्लिट द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन दीज टू फॉर्म्स, ओके। सो दिस फॉर्म इज नथिंग बट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बोथ ऑफ दोज फॉर्मूलाज। यहाँ पे वेक्टर लिखा है हमने, इसका मतलब कि ये दोनों डायरेक्शन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। चलिए सो अभी always remember motion in two dimensions can be resolved into two independent motions in mutual perpendicular direction। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो दोनों डायरेक्शन, ये जो दोनों मोशंस है, ये वाला मोशन या फिर ये वाला मोशन, ये कैसे है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया भी है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u is equals to 5i plus 10j meter per second. Its constant acceleration is a is equals to 2i plus 3j meter per second square. Determine the velocity and displacement after 5 seconds। देख लीजिए, अभी मैं सॉल्यूशन जानबूझ के छुपा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें दिया क्या क्या गया है। u दिया गया है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, बराबर। सो इनिशियल वेलोसिटी किस फॉर्म में दी गई है, वेक्टर फॉर्म में दी गई है। 5i मतलब x डायरेक्शन में कितना है वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड, और y डायरेक्शन में कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और y डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। सो इसी तरह से उन्होंने क्या पूछा है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी, आफ्टर 5 सेकेंड। देखो क्या पूछा है इन्होंने, डिटरमाइन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, करेक्ट। सो u की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू भी है हमारे पास और t की वैल्यू भी है हमारे पास। समझ में आ रहा है फॉर्मूला में कौन सा यूज कर रहा हूं, वेलोसिटी पूछिए ना या इस इन्होंने हमें। सो मैं आई विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाला, ठीक है। सो मैंने सारी वैल्यूज रख दी, यानी u की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी और टी की वैल्यू रख दी। सो इसका हम किस तरह से मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करेंगे, देख लीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, मतलब 10i प्लस 15j। सो यहाँ पे 10i था, ये 5i है, i में i ऐड हो जाएगा तो 5i प्लस 10i इज इक्वल्स टू 15i, ठीक है। सिमिलरली 10i, दिस इज 10j, सॉरी 10j प्लस 15j, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15, 15j, j में j में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 25j। लेकिन हमें जो वेलोसिटी मिली, ये वेलोसिटी अभी भी किस फॉर्म में है, दैट इज इन द वेक्टर फॉर्मेट। सो वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी।
मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, 15 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट। सो इस तरह से हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, दैट इज 29.15 मीटर पर स्क्वायर। Okay, so now if you want to find the direction of v with x axis, so what we will do, tan inverse of y by x, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है, कंसीडर दिस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे y क्या है, 25 है, और x क्या है, 15 है। सो tan inverse of y by x, that is tan inverse of 15, 25 by 15, that is tan inverse of 1.667, that is 59 डिग्री सेल्सियस। तो 59 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, कि ये जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी वाला वेक्टर, वो कितने एंगल पे है, मैं आपको वेक्टर ड्रॉ करके बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सी, आई एम प्रेजेंटिंग दिस टैब, सो दिस इज x axis, okay, and this is y axis, so it is more than 45, that means it is like this is 59 डिग्री मान लीजिए, ओके, दिस इज नॉट एक्यूरेट, दिस कैन बी more or less. So and its magnitude means what, the length between the final point and the initial point, that is 29.1 meter. Okay, so this is the nothing but vector of velocity for this particular problem. ठीक है, उसी तरह उन्होंने हमें क्या पूछा है, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी फॉर्मूला हमें पता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, करेक्ट। सो u की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए और t की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको फिर से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा विच इज ऑल्सो इन द वेक्टर फॉर्म। सो फॉर वेक्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल एंड दैट्स इट। तो आपको समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है। आई होप आप लोगों को कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी या फिर डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये सब सीखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इजंट इट। बताइए आप लोगों को क्या ओपिनियन, समझ में आया नहीं आया, क्या डिफिकल्ट गया, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बताइए। चलिए, हो गया। ओके, नाउ सी, आई जस्ट वांट टू एड अप वन मोर कंसेप्ट। आप अभी हमें क्या सीखना है, रिलेटिव वेलोसिटी सीखनी है। देख लीजिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको दिया गया है। सो रिलेटिव वेलोसिटी जो है, हमने रेक्टिलिनियर मोशन में तो पढ़ लिया है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, मतलब कि किसी भी चीज की स्पीड रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि मेरी ट्रेन भाग रही है 50 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या सॉरी 50 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मेरे साइड से जो ट्रेन मुझे बाईपास कर रही है या फिर ओवरटेक कर रही है, दैट इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो व्हाट विल बी, and both the trains are in the same direction, okay, so what will be the relative speed of the train 2 with respect to my train, that will be 20 किलोमीटर पर सेकेंड, isn't it। लेकिन मान लीजिए कि मैंने अभी इस डायरेक्शन को उल्टा कर लिया, सो रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी उस ट्रेन की, बताइए। what will be the relative speed of that train with respect to my train, it is going to be 120, very good संकल्प, because the direction is opposite and the speed is going to be added। देखिए ये जो कंसेप्ट था, that was for rectilinear मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अभी हम कौन सा सीख रहे हैं, दिस इज कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। अभी हम सीख रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। सो मान लीजिए कि अभी एक ट्रेन जो है, ऐसे तो एक्चुअल में नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि एक ट्रेन है जो कि इस तरह से भाग रही है, इस डायरेक्शन में भाग रही है। मेरी ट्रेन यहाँ पे चली गई और ये ट्रेन है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन भाग रही है। अभी उनका एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरी ट्रेन तो चली गई है, अभी ये ट्रेन जा रही है। सो अभी इसकी रिलेटिव स्पीड बताइए मेरे ट्रेन के हिसाब से, व्हाट विल बी इट्स रिलेटिव स्पीड, क्या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इस ट्रेन की स्पीड, क्या हम इस ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, नहीं कर सकते ना। अभी जो अब तक हमने जो सीखा है उसके हिसाब से तो नहीं कर सकते, बराबर। मान लीजिए कि एक और ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है थोड़ा से ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, पैरेलल नहीं है,
सो इसकी भी हम स्पीड नहीं निकाल सकते, लेकिन दीज आर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ऐसा हो सकता है। सो इसकी भी रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी ना। सो दिस इज नथिंग बट द रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट इन plane, for plane. Okay, so let us see. So this can be shown with the help of vectors. This speed और velocity one and the same. I'm using velocity for speed. आप समझ लीजिए कि मैं velocity की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर इस वेलोसिटी की हम वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटीज में डिफाइन कर पाए, तो हो सकता है कि इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली the relative velocity of object A having velocity va with respect to object B having velocity vb is given by vab is equals to va minus vb. so यहाँ पे मान ये जो वेक्टर क्वांटिटीज दी है, these are sorry these velocities are in a vector form. Okay, so rectilinear motion में कैसा था, these velocities were scalar and here these are vectors. Okay, so that we can find the relative velocity, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ओके, सो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए कि वी बी ए अगर दिया है तो हमें मान लेना चाहिए कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, एंड इट कैन बी फाउंड आउट लाइक वी ए माइनस सॉरी वी बी माइनस वी ए। ओके, चलिए, सो अभी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग नॉर्थवर्ड। अभी यहाँ पे डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, क्यों? क्योंकि वी आर डीलिंग विथ वेक्टर्स एंड वेक्टर में जो है डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बराबर। सो द एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते करते हुए ड्रॉ भी करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए, सो यहाँ पे एक एरोप्लेन है, दैट इज, एंड मान लीजिए कि मेरी ये जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ। ओके, this is let us suppose west, this is south, and this is east. Okay, so these are the directions. So let me just give the speed of aeroplane, that is 300 kilometers per hour. Okay, मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए। with respect to earth, with respect to what? With respect to earth, when wind is blowing from east to west at a speed of 100 kilometer per hour. Now wind is blowing from where to where? East to west. Let us see, east to west. So this is the speed of wind. Okay, east to west, and its speed is 100 kilometer per hour. Okay, and what is the velocity of aeroplane with respect to wind? तो देख लीजिए हमें क्या करना है, we have to find out the velocity or relative velocity of aeroplane with respect to wind, not with respect to earth. ठीक है, चलिए, तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, देख लीजिए। let the velocity of aeroplane with respect to earth be VAE. VAE, A for aeroplane, E for earth. Velocity of wind with respect to earth be VWE. W for wind, E for earth. Velocity velocity WE. The velocity of aeroplane with respect to wind be VAW can be determined by the following expression. अभी velocity of aeroplane with respect to wind is equals to velocity of aeroplane with respect to earth plus velocity of earth with respect to wind. तो ये कैसे हुआ, अभी देखो, इसके लिए मुझे एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दौड़ रहा हूँ, कितने स्पीड से दौड़ रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर सेकेंड से, मान लीजिए कि 10 है, चलिए 5 नहीं है 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं यहाँ पे भाग रहा हूँ। यहाँ पे और मेरा कोई एक दोस्त है दैट इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, एंड देयर इज अ थर्ड पर्सन दैट इज रनिंग विद लेट अस सपोज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, मेरी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन, लेकिन मुझे थर्ड पर्सन की वेलोसिटी मालूम ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन कितनी है, कितनी है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी, 5 है, बराबर। और
उसकी उस पर्सन की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन कितनी है? कितनी है? -15, नॉट 15, -15। उस पर्सन की स्पीड ज्यादा है ना, सो उसकी -15, करेक्ट। सो मेरी इस पर्सन की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी स्पीड कितनी हुई? 5 हुई। और इसकी इसके रिस्पेक्ट में कितनी हुई? -15 हुई। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? मेरी वेलोसिटी इस पर्सन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज -10। अगेन इट इज -10, ओके। सो मेरी जो रिलेटिव स्पीड है और वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दैट थर्ड पर्सन इज -10 km/h। समझ में आया कंसेप्ट? तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी यूज करना है। देख लो यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल्स टू एरो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब एरोप्लेन की अर्थ के साथ में और अर्थ की विंड के साथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ये जो दोनों वेलोसिटीज दी गई है यहाँ पे 100 km/h है। सो किसके रिस्पेक्ट में दी गई है? अर्थ के रिस्पेक्ट में दी गई है। और ये 300 km/h है, ये भी किसके रिस्पेक्ट में दी गई है? अर्थ के रिस्पेक्ट में ही दी गई है। सो अर्थ शुड बी इन बिटवीन, ओके। सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ तो हमें पता है कितनी है, 300 है, बराबर 300 है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू विंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं फाइंड आउट कर सकते। अभी अर्थ की अगर वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है विंड के साथ में तो बहुत बड़े कैलकुलेशन हो जाएंगे। सो हम क्या करेंगे? विंड की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? वी ए ई माइनस वी डब्ल्यू ई। ई डब्ल्यू को मैंने डब्ल्यू ई लिख दिया, ठीक है। सो -100I प्लस 300J कंसिडरिंग नॉर्थ अलोंग वाई एक्सिस। अभी हमने जो नॉर्थ एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस जो है वो हमने कहाँ पे कंसिडर की है? अलोंग वाई एक्सिस की। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग हमने कंसिडर की है। तो हमने हमारा प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ये हम कंसिडर करेंगे। और बची हुई जो विंड की स्पीड है, आप इस ग्राफ से समझ पाएंगे, देख लीजिए दिखाई दे रहा है। एरोप्लेन इज गोइंग इन अ वाई डायरेक्शन एंड द विंड इज कमिंग इन एक्स डायरेक्शन, नॉट गोइंग, इट इज कमिंग in towards x direction, okay. So this will be minus, so we denote it as a -100I for AWE, okay. I'll just explain, okay. थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैं फिर से वो एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे I जो है दैट इज x, बट x की डायरेक्शन में वो आ रहा है, x से दूर जा नहीं रहा है, ठीक, इसलिए वो हमने माइनस ले लिया, -100 and 300J। सो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, that is 100√10 km/h and its direction will be theta is equals to tan inverse of j by I, or coefficient of j by coefficient of I, that is 300 by 100 minus 100, that is 17.6। it is towards north of east, मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी हुई उस एरोप्लेन की उस विंड के रिस्पेक्ट में? 100 किलोमीटर, 100√10 km/h। ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? देख लीजिए उसकी डायरेक्शन क्या है, कितना एंगल आया है? एंगल क्या आया है? 71.6। मतलब एंगल कहीं तो भी यहां पे रहेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ दैट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कैसे आएगी? वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी ना, दैट इज 71 डिग्रीज एंगल। लेट अस सी, दिस इज द एंगल आई हैव ड्रॉन राइट नाउ, ओके। सो हम एंगल हम सॉरी एंगल और मैग्नीट्यूड किस लिए फाइंड आउट करते हैं? सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वेक्टर। आप लोगों को आता है ना, अगर मैं आपको कुछ एंगल दे दूं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दूं तो आप वेक्टर ड्रॉ कर पाएंगे ना, यस और नो? अगर ये आपको नहीं आता है तो समझ में नहीं आ रहा है आपको। Okay, Sankalp can draw the vector in a Cartesian coordinate if I give him magnitude and angle। बाकी लोग बाकी लोग नहीं निकाल पाएंगे? बाकी लोग रिस्पॉन्स तो दो, यस नो, डोंट वेस्ट टाइम। सूरज, समीर,
ओके, तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? चलो ठीक है, आप लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं, कर सकते हो, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। अगर नहीं ड्रॉ कर सकते तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ो अच्छे से। ठीक है। सो संकल्प का डाउट था कि हमको रिलेटिव स्पीड मतलब उन तीनों में रिलेशन किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लो संकल्प। मान लीजिए कि ये स्पीड है एरोप्लेन की विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अर्थ। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मेरी जो सेकंड लाइन है दैट इज अर्थ। एंड दिस इज द स्पीड ऑफ विंड, दिस इज द स्पीड ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखो इसकी भी अर्थ के रिस्पेक्ट में है, इसकी भी अर्थ के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। सो इसकी अगर इसके रिस्पेक्ट में मुझे निकालनी है, इसकी स्पीड अगर मुझे इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, सो एक्चुअल में मैं इन दोनों स्पीड को ऐड कर देता। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरी 5 आई थी और इसकी कुछ तो 10 आई थी या फिर 15 आई थी, मैंने दोनों को ऐड कर दिया था। ठीक है। लेकिन उस केस में जो मेरा डायरेक्शन था, मतलब वहां पे मैंने डायरेक्शन कंसिडर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या है कि स्पीड ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब यहाँ पे उल्टी है। सो मुझे माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आया? माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में, यस और नो, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो आप फिर से एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, यही वाला मेरा वाला। ठीक है। सो इससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सो नाउ वी विल स्टार्ट प्रोजेक्ट।
Sorry students, it was a network issue. Now please check. My voice is clear now? स्टूडेंट्स ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था इसलिए मैं मीटिंग से बाहर निकल गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो संकल्प, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया संकल्प, या फिर नहीं है अभी भी? व्हाट इज VEW? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है, सो यहाँ पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू विंड नहीं दी है, हमें क्या दिया है, दिया गया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया गया है। लेकिन हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, ये चाहिए थी, लेकिन हमें ये नहीं दिया नहीं गया है। अर्थ की वेलोसिटी नहीं दी है हमें विथ रिस्पेक्ट टू विंड, हमें विंड की दी है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो हमने क्या किया, उस फॉर्मूला को मॉडिफाई करने के लिए उसको रिवर्स कर दिया और माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, चलिए सो अभी हाउ डू वी नो इफ वी वांट दैट? ओके, हाउ डू यू नो? देखिए यहाँ पे आपका जो एप्टीट्यूड जो मैं कहता हूँ वो आपका काम में आएगा, कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अभी मान लीजिए कि ये कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं, यहाँ पे हम फिजिक्स का कोई एग्जाम्पल नहीं सीख रहे हैं, कुछ नहीं, हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इमेजिन करो। Okay, just imagine now whatever I'm saying, just try to imagine. Okay, let us say the plane is the speed of the velocity of the plane is 300 kilometers per hour with respect to earth. Okay, okay, I hope now I'm audible. Okay, so just imagine whatever I'm telling you, just imagine। देखो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि हमें प्लेन की स्पीड दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, और हमें विंड की भी स्पीड दी गई है या फिर वेलोसिटी दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ओनली। मतलब दोनों भी जो वेलोसिटीज है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ही दी गई है। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है प्लेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, समझ? ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट नाउ। 10 raised to minus, where it is, where is it? Let me just check. 10 raised to minus, 10 raised to minus, oh that is tan inverse na, tan inverse, tan inverse। हाँ हमने सीखा है ना, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो था उसमें हमने सीखा है कि एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, सो इट इज tan इनवर्स ऑफ y by x। चलिए, सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? any object in flight after being thrown with some velocity is called a projectile and its motion is called projectile motion। तो सिंपली क्या है, देखिए यहाँ पे खड़े हैं, दिस इज सपोज अ ग्राउंड। ओके, यू हैव अ स्टोन इन योर हैंड एंड यू थ्रो इट इन द स्काई। ओके, तो आपका स्टोन यहां से जाएगा और यहाँ पे कहीं पे फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो स्टोन है उसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल, एंड जिस मोशन से वो मूव कर रहा है, this path or the motion along this path is called the projectile motion। Okay, now this is all about the projectile of motion, sorry, projectile motion। now what we need to learn about projectile motion, let us see।
The projectile has two components of velocity. How many components? Two components of velocity. One in the horizontal. Now see, this is a horizontal plane and this is a vertical axis. Okay, this is vertical axis. That is, let us suppose this is a y axis and this is x axis. Okay, so along x direction and the other in the vertical, that is along y direction, the acceleration due to gravity acts along the vertical डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखो अभी हमारा जो स्टोन है हम यहां से थ्रो कर रहे हैं और ये नीचे आके गिर रहा है. तो इस पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है विच इज पुलिंग दैट स्टोन टुवर्ड्स द अर्थ. मतलब वाई डायरेक्शन में, उल्टी वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन से नीचे की ओर जो है एक फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है. ओके, सो दैट फोर्स इज ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब वो जो ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको खींच रही है अपने तरफ, उस प्रोजेक्टाइल को. नाउ लेट अस रीड फर्दर what it is. The acceleration due to gravity acts all only along the vertical downward direction. देखो अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर कोई भी और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. यहाँ पे हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं. आइडियल कंडीशन यानी क्या? कि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है या फिर वो जो बाकी के जो फोर्सेस रहते हैं वो अवेलेबल नहीं है. इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है ये मान के हम चल रहे हैं. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? ग्रेविटी का रेजिस्टेंस है. मतलब ग्रेविटी उसे नीचे पुल कर रही है. So the horizontal component of velocity therefore remains unchanged as no force is acting in the horizontal direction, while the vertical component changes in accordance with the laws of motion, with ax being 0 and ay, यहाँ पे मैं मिटा देता हूं इसको, ay is equals to minus g being downward. अभी माइनस जी क्यों लिया? क्योंकि फोर्स ऊपर से नीचे की ओर अप्लाई हो रहा है. सो दैट इज माइनस जी acceleration due to gravity, unless stated otherwise. retardless forces like air resistance. मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम आइडियल कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, सो इस पैराग्राफ का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि हमें मान के चलना है अगर कोई प्रोजेक्टाइल इज मोशन इज मूविंग इन अ लाइक दिस पाथ. ओके, इस पाथ में अगर वो मूव कर रहा है तो हमें मान के चलना है कि उसको जो एक्सेलरेशन रहेगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा. दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में कैसा रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा. लेकिन इस डायरेक्शन में कैसा रहेगा? वो वेरिंग रहेगा, मतलब चेंज होता रहेगा. जहां तक वो पीक पॉइंट तक नहीं चला जाता है वो बढ़ता रहेगा. सॉरी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और जैसे ही वो नीचे आना शुरू हो जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा. मतलब वो कांस्टेंट नहीं है. ये दो बातें सिर्फ हमें इस पैराग्राफ से समझ लेनी है. ओके, now let us assume that the initial velocity of projectile is u, and u is a vector and its direction makes angle theta with horizontal axis as shown in figure 3.5. The projectile is thrown from the ground. We take x-axis along the ground and y-axis in the vertical direction. The horizontal and vertical components of initial velocity are u cos theta and u sin theta respectively. The horizontal component remains unchanged in absence of any force acting in that direction, while the vertical component changes according to ay, that is minus g, and uy is equals to u sin t. अभी देखो इसका जो horizontal component है, this is what? This is u cos theta. Why cos theta? Because this is the angle and this is the side closest to or side beside the angle, that is u cos theta, and this is side in front of angle, that is u cos theta. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है हमारा दैट इज u cos theta एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो है दैट इज u sin theta. ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए. ठीक है, सो vx इज इक्वल्स टू व्हाट? u cos theta ओनली. मतलब यहाँ पे ग्रेविटी का कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. लेकिन vx is what? vx is a velocity in x direction. क्या है velocity in x direction? u cos theta. ठीक है, और vy क्या रहेगा? vy will be uy minus gt. gt क्या है?
हमें फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। बट फॉर वी एक्स एक्सेलरेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है। द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। इट डजंट डिपेंड ऑन द टाइम। ओके, सो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कैसा है? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है because of gravity, and that is in the negative direction. So vy will be u sin theta minus gt. so ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए, ये दो चीजें आप लिख लीजिए कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू u cos थीटा एंड वेलोसिटी vy इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt। ये आपको लिख भी लेना है और समझ भी लेना है। लिखने के बाद में यस टाइप कर दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? ओके, सूरज ने लिख लिया, बाकी लोग? सो यहाँ पे एंगल जो है दैट इज गोइंग टू बी 0 to 90। ओके, सिमिलरली अभी हमने क्या कर लिया? वेलोसिटीज निकाल ली, सॉरी वेलोसिटीज निकाल ली इन द एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन द वाई डायरेक्शन। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आल्सो। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल, सॉरी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। लेकिन जैसे कि हमें पता है एक्स डायरेक्शन में ए जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। सो एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा? यू कॉस थीटा टी। यू कॉस टी, यू कॉस टी इज, sorry, u cos theta is the initial velocity and t is the time constant that is already present in the formula. So similarly, who is it? Please turn off your mic. Samir, mic is on. Okay, chalo. So the displacement in y direction is u sin theta t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सो माइनस क्यों आया यहाँ पे फिर से? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो अभी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है यानी कि क्या? हमें एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के बाद ही हम उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर पाएंगे ना। सो एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? अगर हमें वेलोसिटी का एंगल निकालना है, सो व्हाट वी विल डू, vy of t divided by vx of t। so this is the formula for tan alpha। अल्फा यहाँ पे या फिर थीटा मान लीजिए, जो कुछ भी है। हमने यहाँ पे थीटा क्यों नहीं लिया, tan थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि थीटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर इन द आवर formula, that is sin theta। that's why we have taken the different variable that is alpha here। okay, so the vertical velocity keeps on decreasing as the projectile goes up and becomes zero at a certain time। at that time the height of the projectile is maximum। let us see now, वेलोसिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दी है वो डिक्रीज हो जाएगी ना। हम जब कोई पत्थर आसमान में फेंकते हैं तो वो सर्टन हाइट तक जाके फिर से नीचे आना शुरू होता है, ठीक है। मतलब जब जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सो एट अ सर्टन पॉइंट इट विल स्टार्ट टू कम टुवर्ड्स अर्थ। सो एट दैट पॉइंट जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। ओके, सो दिस इज द maximum height of that projectile। where is it? Okay, the velocity then start increasing in the downward direction as the particle is now falling under the earth's gravitational field with a constant horizontal component of velocity। after a while the projectile reaches the ground, the trajectory of the object is shown in figure 3.5। the projectile is assumed to start from the origin of the coordinate system O। the point of maximum height is indicated by P
and the point where it falls down to the ground is indicated by Q. The horizontal and vertical components are shown at these points as well as at two intermediate points A and B on the trajectory of projectile. तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो है हमारा पॉइंट P है, P point is the maximum height we can say and the Q is the landing point. मतलब यहाँ पे वो हमारा प्रोजेक्टाइल क्या हो रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है और ओ से वो ओरिजिनेट हो रहा है. So we will learn more about the projectile and trajectory of projectile in the next class. Okay, before leaving the class, I have few instructions for you. Nobody will leave the class. Okay, Samir has left the class. I don't know why he don't listen. So Sankalp, I don't know why you didn't submit the homework, but please be serious. Okay, submit your homework, and mostly our next class is going to be on the next Friday. Okay, so you have lots of time, and yeah, you can complete the homework. Okay, have you submitted now? Okay, I didn't check. No problem. चलो ठीक है. So this homework is for you guys. ठीक है. So keep studying, and if you have any kind of a doubt and in understanding any formula or anything in the physics as well as in the mathematics, you are free to put any kind of a doubt in Google Classroom. Okay, with the help of private chat. ठीक है. Yes. I was talking about yesterday's homework only. Okay, no problem. चलो तो ठीक है. Bye bye then. That's all. ठीक है. Okay, Suraj. Okay, Suraj, you please stay. When doubts are clear, देखो तुम्हारा फिजिक्स का जो डाउट रहेगा that will be cleared in the physics class and your mathematics doubt will be cleared in the mathematics class. Okay. Sankalp, I was just telling him that he was asking that when doubts are clear. So I will clear your mathematics doubts in mathematics class and physics doubts in physics class. Okay. So post your doubts in respective classrooms only. चलो ठीक है, इतना ही बताना था, बाकी कुछ नहीं है. Now bye bye. चलो bye bye.